तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में ऑफ एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो इस प्रपोजल से रिलेटेड क्या कम्युनिकेशन के तरीक़ेकार होंगे, क्या एक्सेप्टेंस के तरीक़ेकार होंगे, और अगर मैंने प्रपोज कर दी तो क्या मैं उसको रिवोक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर आगे जाके हमने किस चीज़ को पढ़ना होगा? आगे जाके हमने पढ़ना होगा, अभी हम रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके हम क्या पढ़ होंगे? रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों को पढ़ होंगे। तो सिंपल से मेरे प्यारे बच्चों से एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इक्वेशन में ये चीज़ समझ आ गई है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, अब हम इसी को लेंगे, इसी प्रपोजल को लेंगे और इसी प्रपोजल से रिलेटेड मेरे बच्चों, इसी प्रपोजल से रिलेटेड हम कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम एक्सेप्टेंस को पढ़ेंगे और हम रेवोकेशन को पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ आती है? तो आप समझने की कोशिश करना कि जो लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक कंप्लीट साइकिल पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसके पहले लफ्ज प्रपोजल को आज हम लेके चलेंगे और प्रपोजल रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट उसको कवर करेंगे। फिर अगली क्लास में हम एक्सेप्टेंस को लेके चलेंगे और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को कवर कर होंगे। क्या ये सेंस और स्ट्रक्चर समझ में आता है? सबसे पहली चीज़, अगर हम प्रपोजल की बात करें या ऑफर की बात करें, सही है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। मैं वापस से आपके साथ उसको रीड कर लेता हूँ, ठीक है? मैं वापस से आपके साथ उसको रीड कर लेता हूँ। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he said to make a proposal। अगर एक शख्स दूसरे शख्स को कुछ करने के लिए कहता है, सही है, क्या है, मेरी बाइक खरीद लो 50,000 रुपये में, ठीक है, अगर ऐसा करने को कहता है, या मैं अगर एक टीचर को ये कहता हूँ कि जी आपसे वाइकी स्कूल ऑफ फाइनेंस में पढ़ाएंगे और इसके अलावा किसी और जगह पे नहीं पढ़ाएंगे और मैं आपको रिटर्न में इतने पैसे दूंगा, सही है, तो मैं उसको मना कर रहा हूँ कोई और चीज़ करने के लिए विद अ व्यू, और ये प्रपोजल मैं इसलिए दे रहा हूँ, इस इंटेंशन से दे रहा हूँ कि वो मुझे उस प्रपोजल के ऊपर अपना जवाब दे। ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, सही है। अच्छा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों प्रपोजल से रिलेटेड, सही है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स है प्रपोजल से रिलेटेड। अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। क्या ये बात समझ आती है? एक शख्स अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। ये समझ आती है बात? अच्छा, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ? ये यहाँ से। क्या ये पॉइंट डेफिनेशन से डिराइव हो सकता है? यस। कैसे? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। क्या सिग्निफाइज टू हिमसेल्फ लिखा हुआ है लॉ में? क्या सिग्निफाइज टू हिमसेल्फ लिखा हुआ है लॉ में? नहीं। तो इसका मतलब है अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ये हमें लॉजिक समझ आती है। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनेट। समझने की कोशिश करिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यार मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ 50,000 रुपये की, सही है, मेरे पास 4 बाइक है, क्या ये वैलिड ऑफर है? नहीं सर। विच इज सर्टन एंड डेफिनेट, व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। ये मेरे पास सर्टन होनी चाहिए और ये मेरे पास डेफिनेट होनी चाहिए। एंड लिखा हुआ है, ऑन नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सही। एंड का मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सही है। फिर उसके बाद कहता है वो, तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी अगर हम देखें तो ये भी ऊपर वाले से हमारा लिंक हो रहा है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो डेफिनेशन से ही 4 एडिशनल पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तीसरी चीज़, एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर, These must be specifically communicated to other party। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो ऑफ़र दे रहे हैं अगले शख्स को और उस ऑफ़र में अगर कोई कंडीशंस हैं, कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफ़र में, तो वो स्पेसिफिकली दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो ऑफ़र जो है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर है, किस आइटम के ऊपर है, वो सर्टन होना चाहिए, ऑफ़र डेफिनेट होना चाहिए। और अगर ऑफ़र के साथ कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन अटैच है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर वो भी स्पेसिफिकली आपने कम्युनिकेट करनी है दूसरे शख्स को। क्या यह बात समझ आती है? और एक कॉन्सेप्ट है, एन ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही डिफरेंट है और ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए, और इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। द इंटेंशन इन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इज़ टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस to do the transaction. Such intentions are not offers and do not tantamount to promise on acceptance। सही है। मैं चारों पॉइंट आपको रिप्रेजेंट भी करूंगा, चारों पॉइंट के ऊपर केस स्टडीज भी दूंगा, चारों की लॉजिक और लिंकिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सही है। मेरी सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करें। पहला पॉइंट, क्या एक शख्स अपने आप को ऑफर कर सकता है? क्या ये पॉइंट मेरा डेफिनेशन से ड्राइव हो रहा है? अच्छा,
अ वैलिड ऑफर इज़ वन विच इज़ सर्टन एंड डेफिनेट। क्या ये भी मेरा पहले पॉइंट से ड्राइव हो रहा है? बिल्कुल ड्राइव हो रहा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट एनीथिंग नीड्स टू बी सर्टन एंड डेफिनेट। तीसरी चीज़, अगर आप एक सामने वाले पर्सन को कुछ कहते हो और उसके अंदर अगर कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, उस ऑफ़र के साथ कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, तो क्या वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करनी होगी? क्या उस ऑफ़र के साथ कम्युनिकेट डिस्क्लोज़ करना लाजमी है? बिल्कुल सही कह रहे हो, उस ऑफ़र के साथ वो चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करना लाजमी है। सही है, वो ऑफ़र के साथ अगर आप देखें, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, अगर आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो, पीछे एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ आ रहा होता है स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, और ये भी लिखा हुआ आ रहा था अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है इन्विटेशन टू ऑफ़र। इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो मैंने आपके साथ पढ़ा इसके ऊपर एक चीज़ ये देख लें, इसके ऊपर एक चीज़ आप ये देख लें। द बायर ऑफ अ हॉर्स promised to pay an extra sum if the horse was lucky. The court held that the offer was too vague and uncertain to be enforceable. The word lucky had no definite meaning and could not be determined by a court. This established that a contract cannot be created from a vague promise. हर वो चीज़ जिसका लॉ आंसर नहीं दे सकेगा, बिकॉज लॉ डिसीजन ही नहीं ले सकेगा, इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। कि यहाँ तक बात समझ आती है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दाखिल हुआ ही नहीं है मेरे बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल द बायर ऑफ अ हॉर्स प्रॉमिस टू पे एन एक्स्ट्रा सम इफ द हॉर्स वाज लकी, द कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफर वाज टू वेग। भाई लकी को कैसे मेजर कर सकता है कोर्ट? सही है, अगर वो जिस बंदे को ऑफर करी थी वो बंदा आके आ जाए कि भाई ये हॉर्स तो बड़ा लकी हो, मुझे 50,000 रुपये एडिशनल दो, तो कोर्ट लकी को डिटरमाइन कर ही नहीं सकेगा। बिकॉज अगर तो लकी को आपने एक्सप्लेन कर दिया होता कि 10 रेस में से अगर ये 5 रेस भी जीत गया तो मेरे हिसाब से ये लकी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन हो जाती, अगर वो क्लियर होती, अगर वो स्पेसिफिक होती, तभी कोर्ट आराम से डिसीजन ले सकता है कि भाई क्या 4 ये रेसेस जीता है कि नहीं जीता, या 5 रेसेस जीता है कि नहीं जीता। मोहम्मद सईद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। The Lahore High Court reiterated the principle of certainty under Section 29 of the Contract Act. It was held that an agreement for the sale of land that did not specify a clear price or a method for determining it was void for uncertainty. एक एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद सईद और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान। कौन सी ज़मीन थी, ज़मीन की वैल्यूएशन कैसे होगी, क्या प्राइस डिटरमाइन होगी, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सईद से पैसे मांग सकती है, या क्या सईद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पैसे देने के लिए लायबल है मेरे बच्चों? क्यों? बिकॉज एग्रीमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी थी। सही है। अगली चीज़ आती है कंडीशंस में। कंडीशंस में अगर हम देखें, पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, बड़ा ज़बरदस्त और मशहूर केस है। मिस्टर पार्कर ने अपना बैग रेलवे में जमा करवाया, रेलवे स्टेशन में जमा कराया, जो उनके पास सिक्योरिटी बॉक्सेस होते हैं, जो उनके पास लॉकर रूम होते हैं, वहाँ जमा कराया, और एक टिकट ली विद द कंडीशंस प्रिंटेड ऑन द बैग। जो कंडीशंस थी वो पीछे लिखी गई थी, इंक्लूडिंग अ लायबिलिटी लिमिटेशन। और लायबिलिटी लिमिटेशन ये थी कि अगर बैग के अंदर 50,000 पाउंड का सोना है, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द एक्सटेंट हमने जितने आपसे पैसे लिए हैं वो आपको रिफंड कर देंगे, माल चोरी हो गया हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक लायबिलिटी लिमिटेशन लिखी भी आई थी। द कोर्ट रूल दैट फॉर द कंडीशंस टू बी बाइंडिंग द रेलवे कंपनी मस्ट हैव टेकन रीजनेबल स्टेप्स टू ब्रिंग द टर्म्स टू द पार्कर्स अटेंशन। अगर ये पार्कर को पहले दिन पता होता टिकट खरीदते हुए, तो क्या ये टिकट खरीदता? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यार? तो अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी ऑफर के साथ आपने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करनी है। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन को ऑफर के इक्विवेलेंट तस्वुर करना है आपने। सही है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अगली चीज़ है प्यारे बच्चों इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये पॉइंट समझ आता है, ये पॉइंट समझ आता है, ये पॉइंट समझ आता है। अगली चीज़ हमारे पास है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र का मतलब बड़ा ज़रूरी है। हमें हमेशा ये डिटरमाइन करना पड़ेगा बच्चों, ये 2 शख्स हैं। क्या आपको नहीं लगता सबसे टेक्निकल पार्ट लॉ में ये होगा कि इनमें से ऑफरर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, या प्रॉमिसी कौन है, या ऑफरी कौन है? आपको नहीं लगता? बिकॉज लॉज चेंज हो जाएंगे ना। अगर आप ऑफरर होगे या प्रोपोजर होगे तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो रहा होगा। अगर आप एक्सेप्टर हो गए, प्रोमिसी हो गए, ऑफरी हो गए, तो आपके ऊपर अलग सेक्शन अप्लाई हो रहा होगा। क्या यहाँ बात समझ आती है? तो बड़ा ज़रूरी है ये डिटरमाइन करना हमारे पास कौन सा ऐसा बंदा है जो कि हमारे पास ऑफ़र दे रहा है और कौन सा ऐसा बंदा है जो कि हमारे पास ऑफरी है। अगर आप एक दुकान में जाते हैं और दुकान में आप जाके एक बोतल उठाते हैं, सही, केचप की एक बोतल उठाते हैं, और आप काउंटर पर जाते हैं, क्या काउंटर वाला आपको ये कह सकता है कि जी मुझे आपको माल नहीं बेचना?
अगर आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट में कहो कि इसने खिलाफ वर्जी करी है, मेरे और इसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और इसने खिलाफ वर्जी करी है, क्या कोर्ट उस कंपनी के ऊपर, उस ग्रॉसरी वाले के ऊपर कोई पेनल्टी लगाएगा? बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डिस्प्ले पे कोई चीज़ लगी हुई है, अगर दुकान में कोई चीज़ लगी है, तो वो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र है। वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे ऑफ़र करो, मैं आपको ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चों। क्या ये बात समझ आती है? तो ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफ़र है। अगर आप शारिया फैसल से गुजर रहे हैं और आपने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का बोर्ड देखा शारिया फैसल के रोड पे और लिखा हुआ आ रहा है एडमिशन ओपन, और आप आ गए और आपने कहा कि जी मुझे एडमिशन लेना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और एडमिन ने आपको मना कर दिया कि मैं एडमिशन नहीं दे रहा आपको, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? और अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? कोर्ट का डिसीजन होगा जो बोर्ड है उसने आपको इन्वाइट किया है कि आप IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को ऑफर करें। इन दैट केस यू आर एन ऑफरर, यू आर एन ऑफरर। सही है, सुनिएगा मेरी बात को। तो यू आर एन ऑफरर। प्रपोजल आपने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को दिया है कि मुझे एडमिशन चाहिए, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा तो प्रॉमिस ही नहीं है। जब प्रॉमिस ही नहीं है तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, और जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कोर्ट के पास क्यों आए? बिकॉज कोर्ट तो एक ही किताब खोल के डिसीजन लेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये बड़ा ज़रूरी है डिसाइड करना कि ऑफरर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? सब अगर पेपर में ये पिक हो गया तो रेलिवेंट सेक्शन पिक करना पड़ेगा बच्चों। डन हो गया? बेहतरीन हो गया बच्चों, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरी बात सुनना बच्चों। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टोर में चले जाएं, कोई भी चीज़ कर लें, अगर आप कोई माल ख़रीद रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त केस था UK में, एक मेडिसिन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर एक बैन लग गया था। सही है कि आप नाइफ़ वगैरह सेल नहीं कर सकते। तो एक कंपनी ने, एक दुकानदार ने नाइफ़ जो है वो अपने डिस्प्ले पे रखी हुई थी। पुलिस आई, पुलिस ने उसके ऊपर केस करा, कोर्ट में लेके गए। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इसने नाइफ़ डिस्प्ले पे रखी है, इसने इनविटेशन टू ऑफ़र दिया है, ये इसने नाइफ़ किसी को सेल नहीं करी है। सही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनविटेशन टू ऑफ़र का। क्या ये चौथा वर्ड समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को, इनविटेशन ऑफ एन ऑफ़र? इसके ऊपर भी केस स्टडी देख लेते हैं मेरे बच्चों। अगर इसके ऊपर हम केस स्टडी देखें तो हमारे पास केस स्टडी है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स। सही है, बूट्स का नाम आपने यूरोप में देखा होगा अक्सर कि एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे पास। अ लैंडमार्क केस दैट हेल्ड द डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन अ शॉप शेल्फ इज एन इन्विटेशन टू ट्रेड। सही है, नॉट एन ऑफर। द ऑफर इज मेड बाय द कस्टमर व्हेन दे ब्रिंग द गुड्स to the cashier and the acceptance is made by the cashier. This protects shopkeepers from being contractually obligated to sell every item to every person who picks it up. आप एक दुकान में गए, मुल्क का कानून है कि 18 साल से कम बच्चों को आपने सिगरेट का डब्बा नहीं देना है। सही है? एक लड़का आया 16 साल का, उसने सिगरेट का पैकेट उठाया, कैशियर के पास गया और उसको बोला कि जी ये लो 10 यूरो और मुझे सिगरेट का पैकेट सेल कर दो। क्या वो कैशियर मना कर सकता है उसको कि मैं आपको सेल नहीं कर रहा? वो मना कर सकता है। सही है? अगर वो मना करेगा तो क्या वो बंदा कोर्ट में जाकर ये कह सकता है कि जी इस बंदे ने एक ऑफ़र लगाई हुई थी, डिस्प्ले पे रखा हुआ था और मैंने ख़रीद लिया और मेरे उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करी है? प्यारे बच्चों, बस यही है हमारे पास इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो इसका मतलब है जो प्रपोजल है वो मुझे किसी और बंदे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सही है? When one person signifies to another his willingness, signifies, तो इस signifies को कैसे करेंगे? इस signifies को हम कर रहे होंगे किस तरीके से मेरे बच्चों, जल्दी से बता दें। थ्रू कम्युनिकेशन। अगर मैं दिल में बात करूं तो क्या मैंने ऑफर दे दी है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और omission of the party proposing by which he intends to communicate such proposal or which has the effect of communicating it. It means that an offer can be made by words, spoken or written or through conduct of the person. सही है? आप कैशियर के पास माल लेके गए, आपने एक सामान उठाया, कैशियर के पास गए, आपने इम्तियाज से एक सामान लिया, कैशियर के पास गए, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने माल सिर्फ काउंटर में रखा, उसने एक्सेप्ट करा, उसने पिन लगाई, उसने बिल मांगा, उसने आपको बिल दिया, आपने उसको पेमेंट करी, आप दोनों के दरमियान ना कोई आई कांटेक्ट हुआ, आप दोनों के दरमियान ना कोई बातचीत हुई है। प्यारे बच्चों, क्या आपने एक कम्युनिकेशन करी इम्प्लाइड वे में थ्रू द कंडक्ट ऑफ योर पर्सन? तो अगली चीज़ हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रपोजल जब देंगे तो प्रपोजल के क्या पॉइंट्स हैं। अगर ये चारों पॉइंट एग्री कर गए तो अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस प्रपोजल को। जब वो प्रपोजल को कम्युनिकेट करने जाएंगे तो प्रपोजल कैसे होगा? प्रपोजल किसी एक्ट के थ्रू होगा और omission of the party proposing by which he intends to communicate such proposal। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ लिखी है, मैं आपको थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ,
और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। क्या मतलब विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट? आप गए, आपने काउंटर में चीज़ रखी, उसने बिल करा, उसने पैसे मांगे, आपने पैसे दिए, ख़त्म हो गई बात। सही है, कोई आपके दरमियान कोई लफाजी, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। आप एक ज़रा मार्केट गए, सदर गए, आपने कहा भाई कितने का है, उसने कहा 200 रुपये का, आपने कहा 150 रुपये का दोगे, उसने कहा मैं 150 रुपये का दे दूंगा। आपके खिलाफ, आपके साथ जो है, आपने सामने वाली पार्टी के साथ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, ऑफर हुई है, काउंटर ऑफर हुई है, उसने एक्सेप्ट करा है, उसने थैले में डाला है, आपसे पैसा मांगे, आपने 150 रुपये दिए। ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ को कवर करती हैं प्यारे बच्चों? कम्युनिकेशन के ऊपर कवर करती हैं। एक चीज़ तो कम्युनिकेशन बाय एन एक्ट हो सकता है। सही है, आपने बोल दिया, आपने आंखों से इशारा कर दिया, आपने क्या कहते हैं थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पर्सन। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ओमिशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओमिशन का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ नहीं भी बोला ना, तब भी एक्सेप्टेंस है। सुन लीजिएगा मेरी बात को, उसको मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ वापस से, कि अगर आपको ये कहा जाए कि मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ मेरी बाइक ख़रीद लो, ये वाली बाइक है, तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, 50,000 रुपये की ख़रीद लो, और अगर तुमने 7 दिन में कुछ भी नहीं कहा तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कबूल है। क्या ये कम्युनिकेशन, क्या ये प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट हो चुका है? 7 दिन गुजर गए, प्यारे बच्चों एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्यारे बच्चों एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये समझने की कोशिश करिएगा मुझसे, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सही है, अब मेरी बात सुनिएगा। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गए, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गए और आपने कहा कि यार मैं माइक्रोसॉफ्ट की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। कितने की? $10 पर मंथ। सही है, आपने मंथली सब्सक्रिप्शन ली। ऑफर किसने दी मेरे बच्चों, जल्दी बता दो, ऑफर किसने दी? आपने दी माइक्रोसॉफ्ट को। सही है, आपने दी माइक्रोसॉफ्ट को ऑफर। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपसे कार्ड वगैरह मांगा। क्या माइक्रोसॉफ्ट आपके दरमियान कोई बात हुई, एक रिटर्न वे में चीज़ें एक्सचेंज हुई, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सही है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक कंडीशन, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक चीज़ कम्युनिकेट करी, और माइक्रोसॉफ्ट ने आपसे कहा कि जी ये जो है ये रिन्यू होगा मंथली बेसिस पे, ये जो है ये रिन्यू होगा मंथली बेसिस पे। अगर आपको अगले महीने की सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए हो तो आप कभी भी महीने के एंड होने से पहले अपनी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। मेरे बच्चों, जो मेरा पहला एग्रीमेंट बना वो किसी एक्ट के तहत बना। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में गया, वहाँ जाके मैंने एक सब्सक्रिप्शन ली, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे कम्युनिकेट करा कि जी अगर आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, और जब आप कैंसिल कर देंगे तो मैं अगले महीने की सब्सक्रिप्शन आपको चार्ज नहीं करूँगा, आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 30 दिन गुजर गए, आपने कैंसिल नहीं करा, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको $10 वापस से चार्ज कर लिए। प्यारे बच्चों, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने कोई खिलाफ वर्जी करी है? क्या माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे प्यारे बच्चों की खिलाफ वर्जी करी है? माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करी है। सही है, बिकॉज ये जो है ये जो चीज़ है ये ओमिशन है, ये ओमिशन है। एक चीज़ आपने नहीं करी, क्या नहीं करी? आपने अपने लाइसेंस को कैंसिल नहीं करा। जब आपने अपने लाइसेंस को कैंसिल नहीं करा तो इम्प्लाइडली आपने उसको अगले महीने की भी ऑफर दे दी जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? ये ओमिशन वाला वर्ड समझ आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपको कहूं कि जी आप मेरी 7 क्लासेस लें, और 7 क्लासेस लेने के बाद अगर आपने 7 क्लासेस ले ली तो जो है मैं आपको क्या कहते हैं मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपने मुझसे एडमिशन ले ली और आपको फीस पे करना लाजमी है। क्या ये सही है? लेकिन आपने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से एडमिशन लिया, आपने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से एडमिशन लिया, लेट से आपने डेटा सिस्टम एंड रिस्क 5,000 रुपये का ख़रीदा, 5,000 रुपये का ख़रीदा, और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ने आपको कहा कि यार अगर सर इब्राहिम का आपको समझ में नहीं आता तो 30 सितंबर तक आप 100% रिफ़ंड ले सकते हो। सही है, आप क्लासेस लो, पोर्टल लो, टेस्ट लो, सब कुछ लो, 30 सितंबर तक आप 100% रिफ़ंड ले सकते हो। आज 1 अक्टूबर हो गई है, क्या आप 30 सितंबर को IQ की मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट करेंगे कि मुझे रिफंड चाहिए? लेट से आपको नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। सही है, तो क्या आप स्पेसिफिक एक कम्युनिकेशन करेंगे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को? नहीं, आप कहेंगे कि जी चूंकि मैंने ये कम्युनिकेट नहीं करा इसको तो इसका मतलब है मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। तो चूंकि मैंने ये चीज़ नहीं करी तो इसका मतलब है मैंने एक चीज़ ना करके कम्युनिकेट कर दिया है कि मुझे सर इब्राहिम से डेटा सिस्टम एंड रिस्क पढ़ना है। तो मैंने एक चीज़ नहीं करी, उससे मैंने ये कम्युनिकेट किया। बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बच्चों। डन हो गया? एक और केस स्टडी देख लें इसके ऊपर। A company has a long-standing agreement with a part supplier to deliver a standard monthly order unless the company notifies them of a change. भाई डिसाइड हो चुका है हर महीने सप्लायर जो है मुझे 100 क्वांटिटी सप्लाई करेगा, अनलेस मैं उसको एक हफ्ते पहले मना कर दूं कि मुझे इस हफ्ते क्वांटिटी नहीं चाहिए। सही है, द सप्लायर्स ओमिशन
Failure to call and confirm the order can be considered as a communication of a proposal to continue the arrangement for that month. क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर हो गया? तो अगर आपने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि यार ठीक है, हर महीने आके आप मुझे 100 क्वांटिटी प्रोवाइड कर देना, अगर मुझे कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी तो मैं खुद आपको मना कर दूंगा। अगर मैंने ये मना नहीं करा तो इसका मतलब है मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको ऑफर दे रहा हूँ कि मुझे 100 क्वांटिटी सप्लाई कर दो। मैंने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस नहीं करा आपसे, लेकिन चूंकि मैंने ओमिशन करी एक चीज़ की, मैंने आपको मना नहीं करा, तो यहाँ पर जाकर ये ऑफर हमारे पास वैलिड हो चुकी है। अब जो कम्युनिकेशन है, तो बच्चों समझ आ रहे हैं हम पढ़ किस स्ट्रक्चर में रहे? हमने प्रोपोजल के कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़े। ये प्रोपोजल क्या होगा? कम्युनिकेट होगा। तो कम्युनिकेट कैसे हो सकता है हमने उसको पढ़ लिया। और कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी? सही है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी? पिछले ज़मानों में जो है वो ख़त लिखे जाते थे, ख़त 7 दिन बाद पहुंचते थे। तो उस माइंडसेट से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि जो कम्युनिकेशन आपने पहले प्रोपोजल दिया है, क्या वो वैलिड है? प्रोपोजल को कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? कम्युनिकेट ऐसे कर सकता है। और कम्युनिकेशन आपके पार्ट पे कंप्लीट कैसे होगी? सही, आपके मुंह से जो निकली हुई बात है वो कब कंप्लीट होगी? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रोपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अगर उस बंदे की नॉलेज में आ चुकी है तो इसका मतलब है प्रोपोजल कम्युनिकेट हो चुका है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई प्रोपोजल कम्युनिकेट करा है और उस बंदे की नॉलेज में आ चुकी है बात, तो इसका मतलब है कि जी प्रोपोजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके जब आप रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल पढ़ोगे सेक्शन 5, तो उसमें वो आपसे कहता है आप प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। ये एक बड़ी ख़तरनाक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को हम लिंक करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, बिफोर द कम्युनिकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये हमारे पास आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आकर जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझ आ गया कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी? जब सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ चुका है। क्या ये बात समझ आती है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है, एक बड़ा ज़बरदस्त केस हुआ था जिसमें एक सर्वेंट था, उसने अपने मास्टर का भतीजा भांजा जो है वो खो गया था, उसको ढूंढ लिया। जब उसको ढूंढ लिया तो मोहल्ले वालों ने सबने कहा कि अब यार तुझे तो बहुत इनाम मिला होगा। उसने कहा कैसा इनाम? तो उसने कहा इनाम इस चीज़ का कि भाई ये तो हर जगह पे पब्लिसिटी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट हुई थी कि जो भी हमारे मास्टर के नेफ्यू को ढूंढ लेगा उसको 100 रुपये मिलेंगे। उसने फ़ौरन से मास्टर के पास गया। मास्टर को 3 दिन बाद आके कहता है कि यार मुझे 100 रुपये दो, मैंने आपका नेफ्यू ढूंढा। मास्टर ने कहा नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि जी ढूंढने के ऊपर पैसे मिलेंगे। तुम तो चूँकि मेरे साथ काम कर रहे थे और तुम्हें मिल गया पलंग के नीचे, तो तुमने मुझे उठा के दे दिया, तुमने तो इस इंटेंशन से उठाया ही नहीं था। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कहा कि जी अगर इस बंदे ने कोई एक्ट किया है और इसकी नॉलेज में ही नहीं थी वो चीज़, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर विदाउट नॉलेज ऑफ इट। In this case, a servant found his master's lost nephew but was unaware of a reward that had been announced. उसको नहीं पता था। The court ruled that since the servant did not have the knowledge of the offer, there was no acceptance and he was not entitled to the reward। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब सामने वाले की नॉलेज में आएगी। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब सामने वाले की नॉलेज में आएगी। अगर सामने वाले की नॉलेज में एक चीज़ नहीं आई है तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई है। जब कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई है तो क्या प्रपोजल हो चुका है? जल्दी से बताएं। जब ऑफर हुई नहीं है तो क्या एक्सेप्टेंस का सवाल आ सकता है? जल्दी से बताएं, क्या एक्सेप्टेंस का सवाल आ सकता है? जब एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं आ सकता तो क्या कोई प्रॉमिस हो सकता है? क्या कोई एग्रीमेंट हो सकता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मेरे बच्चों? अच्छा, आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस सेक्शन 5 को मैं थोड़ी देर के लिए डेफर कर रहा हूँ, सही है। और एक वर्ड है रेवोकेशन। मतलब अगर आपने प्रपोजल दिया तो ऐसा नहीं है कि मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होगी। नहीं, आप चाहें तो उस प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा यार मेरी गाड़ी 50,000 रुपये की खरीदोगे, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। आप सोच रहे हैं क्या उस टाइम पे मैं अपनी प्रपोजल को रिवोक कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ यार मेरी तरफ से भी ऑफर कैंसिल है, मैं नहीं बेच रहा, मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मैं अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता हूं, सही है। लेकिन अगर आपने हाँ बोल दिया
क्या अब मैं रिवोक कर सकता हूं प्यारे बच्चों? अब तो प्रॉमिस हो चुका है, अब तो एग्रीमेंट हो चुका है, अब नहीं कर सकता, सही है। तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, एज अगेंस्ट द प्रोपोजल, को थोड़ी देर में पढ़ते हैं। लेकिन रिवोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एक प्रपोजल दिया है तो क्या आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या उसको रिवोक कर सकते हैं, क्या उसको वापस ले सकते हैं? यस, आप वापस ले सकते हैं। कैसे वापस ले सकते हैं? अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन फॉलोइंग वेज। पहला, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। बहुत पता होना चाहिए कि जी ऑफर दी किसने, सही है। जिसने ऑफर दी है वो एक और नोटिस लिखेगा और नोटिस लिख के सामने वाली पार्टी को कहेगा कि जी मुझे अब मेरी अब ये ऑफर वैलिड नहीं है, मैं आपको ये ऑफर नहीं कर रहा, प्रोवाइडेड दैट अदर पार्टी ने उसको एक्सेप्ट ना करा है कि नहीं करा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके अंदर मजीद एक टेक्निकलिटी, इसको हम चला के जाके पढ़ेंगे। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। भाई अगले साल 14 अगस्त वाले दिन 14% का डिस्काउंट होगा। ये ऑफर सिर्फ 14 अगस्त तक के लिए महदूद है, सही है। क्या 15 अगस्त को आके आप मुझसे 15% या 14% का डिस्काउंट मांग सकते हो मेरे बच्चों? इसी तरीके से बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और if no time is so prescribed, or if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance। सही है, without communication of the acceptance बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं हुआ तो by the lapse of reasonable time। क्या आप IQ के फेसबुक पेज पे जाके 5 साल पुरानी पोस्ट निकाल के आज क्लेम कर सकते हैं कि मुझे कैफ 3 या कैफ 8 का सब्जेक्ट जो है वो 1000 रुपये का चाहिए? क्या आप पुरानी, वो ऑफर ही थी ना, वो इनविटेशन तो ऑफर थी, सही है, या चले मैंने कहूँ कि वो इनविटेशन तो ऑफर थी, क्या उसके बेसिस पे आप मुझे वो चीज़ कह सकते हैं कि जी आज आप मुझे पे करें, वो आप मुझे एक्सेस जो है वो 1000 रुपये का पे करें? या फॉर एग्जाम्पल आपकी एडमिन से बात चल रही है और एडमिन से बात चलते हुए आपने कहा, आपकी बात चली थी, आपने कहा मुझे कैफ 3 पढ़ना है सर इब्राहिम से। एडमिन ने आपको फीस कोट करी 15,000 रुपये। आपने कहा 15,000 बहुत ज़्यादा है, 12,000 में दोगे? एडमिन ने कहा नहीं 12,000 में नहीं देंगे, लेट से हम 13,000 में आपको दे देंगे, सही है। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, अगला बैच स्टार्ट हो गया। आप आए कि यार आपने मुझे पिछले बैच में ऑफर दी थी, आपने ऑफर दी थी, सही है, 12,000 रुपये की। क्या आप क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए, हालांकि कुछ भी नहीं लिखा था हमने कि जी 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्या मैं बाउंड हूँ आपको वो लेक्चर देने के लिए? मुझे समझ में आती है। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, सही है। अगर जो एक्सेप्टर है, मैनर ऑफ रिवोकेशन प्रपोजल कब रिवोक हो जाएगा? सबसे पहली चीज़, जिसने ऑफर दी है वो मना कर दे कि भाई मुझे रिवोक करनी है। दूसरी चीज़, अगर ऑफर देते हुए कोई टाइम पीरियड था वो टाइम लैप्स हो जाए तो हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर एक्सेप्टर जिसको ऑफर करी है, अगर उसने एक कंडीशन पूरी करनी थी और वो कंडीशन अगर पूरी नहीं कर सका तब भी प्रपोजल रिवोक हो सकता है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी बेची, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी तभी बेचूंगा जब तुम मुझे ये शो करोगे कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, सही है, और तुम मुझे लाइसेंस शो नहीं कर सके। क्या ये प्रपोजल रिवोक हो सकता है मेरे बच्चों? मेरी जब डेलॉइट डब्ल्यूएन ऑफिस में जॉब हुई तो मुझे ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर, तभी तो हम ऑफर लेटर कहते हैं ना, उसको हम ऑफर लेटर कहते हैं इसलिए बिकॉज डेलॉइट मुझे ऑफर कर रहा है, सही है। डेलॉइट ने इनविटेशन डाली, सब कुछ करी, मैंने जाके इंटरव्यू वगैरह लिया, सारी चीज़ें करी, सब कुछ करी। उसके बाद डेलॉइट की तरफ से एक ऑफर आई कि जी हम आपको ये सैलरी पे करेंगे, ये सारी चीज़ें पे करेंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब कुछ है, ये प्रोबेशन पीरियड होगा, ये होगा, ये इस तरीके से होगी, सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ये तभी एक्सेप्ट, कि ऑफ़र तभी वैलिड होगी जब आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर ये ऑफ़र जो है ये हमारी तरफ से ऑफ़र रिवोक हो जाएगी। ठीक कह रहा है डेलॉइट? और कल को अगर मुझे वीज़ा नहीं मिलता तो क्या वो रिवोक हो सकती है? बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जिसने ऑफर दी है उसी का इंतकाल हो चुका है, सही है, और आपकी नॉलेज में ही आ चुकी है बात, आपकी नॉलेज में आ चुकी है कि भाई इसका इंतकाल हो चुका है, सही है, और जब आपकी नॉलेज में आए तो उस वक्त तक आपने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी थी, तो इस केस के ऊपर लॉ आपसे कहता है कि अब ये ऑफर ऑटोमेटिकली बाय लॉ रिवोक हो चुकी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर करी, आपने फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ली, उसके 2 दिन बाद अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो क्या अब ये ऑफर जो है, क्या ये प्रपोजल रिवोक हो चुका है? नहीं प्यारे बच्चों, अब ये प्रपोजल जो है वो रिवोक नहीं हुआ। अब जो है उनके जो लीगल हेयर्स वगैरह होंगे उनको ये कंडीशंस पूरी करनी होगी, उनको इस एग्रीमेंट को जो है वो ऑनर करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैनर ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इस तरीके से हो सकता है। अहमद वर्सेस मोहम्मद दीन, बड़ा ज़बरदस्त केस। एन ऑफर टू सेल प्रॉपर्टी वॉज सेंड बाय पोस्ट,
द ऑफरर लेटर सोल्ड द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी बट डिड नॉट इन्फॉर्म द ओरिजिनल ऑफरी. In the meantime, the offeree accepted the original offer by posting their letter of acceptance. हाँ जी, ये जो ऑफरी है इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये जो ऑफरर है ये कहता है मेरे पास तो अब ये मशीन है ही नहीं या मेरे पास तो ये प्रॉपर्टी है नहीं, मैंने तो बेच दी है. क्या ये ऑफरी कोर्ट जा सकता है? रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी. क्या मैंने नोटिस ऑफ रेवोकेशन दिया था? क्या कोई टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड भी नहीं था. क्या कोई कंडीशंस थी? कंडीशंस भी नहीं थी. क्या मेरा इंतकाल हो गया? मेरा इंतकाल भी नहीं हुआ. क्या मैंने कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन दिया? मैंने कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन नहीं करा प्यारे बच्चों. द कोर्ट रूल दैट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टेंस लेटर वाज पोस्टेड. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक ऑफ़र दी एक शख्स को और उसके एक्सेप्टेंस से पहले आपने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी और कोई टाइम पीरियड नहीं था और रीजनेबल टाइम नहीं, वो 2 से 3 दिन में. मैं आपको वापस समझाता हूँ. ये मिस्टर ए है, इसके पास बाइक है. ये मिस्टर बी के कान में घुस के उसको ऑफ़र देता है कि क्या ये मेरी बाइक तुम 50,000 रुपये की ख़रीदोगे. ठीक है, ये उसको बोलता है कि क्या ये मेरी बाइक तुम 50,000 रुपये की ख़रीदोगे. मिस्टर बी कहता है ठीक है मुझे सोचने का टाइम दो, मैं सोचता हूँ. ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ऑफ़र दी है और मिस्टर ए ने मिस्टर सी को अगले दिन बाइक सेल कर दी ट्यूसडे को. ऑफ़र दी मंडे को. मिस्टर बी ने वेडनेसडे को घर वालों से मशवरा करके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और इसको कम्युनिकेट कर दिया मिस्टर ए को. मिस्टर ए ने कहा कि जानी मैं तो ऑलरेडी बाइक बेच चुका हूँ. मिस्टर बी गए कोर्ट के पास और कोर्ट के पास गए. कोर्ट को कहा कि जी मेरे और मिस्टर ए के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और उसने खिलाफ वर्जी करी है. कोर्ट ने कहा ऑफ़र कब हुई? मंडे को. क्या कोई कंडीशंस थी? कोई कंडीशन नहीं थी. क्या कोई टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड नहीं था. क्या वेडनेसडे रीजनेबल टाइम पीरियड में आता है? वेडनेसडे रीजनेबल टाइम पीरियड पे आता है. तो जहां मिस्टर बी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. मिस्टर ए को वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना होगा, ये बाइक मिस्टर बी को सेल करनी होगी. बच्चों ये केस लॉस वगैरह से ड्राइव करिए, किताब में नहीं है. क्या क्लियर हो बच्चों? आप क्लियर हो? मैं आपको बता दूँ, ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन है. इसके जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसके सवाल, उसके आंसर, उसके एग्जामिनर कमेंट्स, ये पूरा हैंड आउट मेरे बच्चों ये सारे करेंगे. और उस चैप्टर के ऊपर जितने भी MCQs पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे MCQs अलॉन्ग विद द आंसर. क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? और जितने भी केस लॉज हैं ये भी आपके क्लास के हैंड आउट के अंदर शामिल हो जाएंगे. अभी मसला ये कि लॉ का पेपर है तो काफ़ी लिंक्ड होता है ना, तो हम थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे और उसके बाद हम आएंगे. ये ग्रुप में भी आ जाएगा, ये आपके पोर्टल में भी आ जाएगा और MCQs आपने अटैम्प्ट करने होंगे जो हम पढ़ चुके हैं. सवाल आपने पहले अटैम्प्ट करने होंगे, उसके बाद मैं ड्राफ्टिंग की क्लास लूँगा ताकि आपको पता चले आपसे गलतियाँ हो कहाँ रही है. तो जितना जितना हम पढ़ते रहेंगे मैं आपको भेजता रहूँगा, आप उसको अटैम्प्ट करें और फिर अगली क्लास में हम उसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे. अगर तो ये बोला गया होता कि जो मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ ये ट्यूसडे रात 12 तक वैलिड है और अब वेडनेसडे को वो एक्सेप्ट करता है, तो क्या कोर्ट अब भी मिस्टर बी के फेवर में डिसीजन देगा? क्लियर हो मेरे बच्चों? तो बच्चों अभी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक अच्छे से फ्लो चार्ट में भी आ जाएंगे कि ये प्रपोजल है, प्रपोजल के क्या एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो, प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे होता है वो, प्रपोजल रिवोक कैसे होता है वो. क्या ये बात समझ आती है? तो फिर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रीज़नेबल टाइम था या नहीं था. अगर 10 दिन रीज़नेबल टाइम है, अगर मेरे पास शहद पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वो 10 दिन बाद उठ के आके कहता है कि जी आप शहद दो मुझे, तो ये हमें असेस करना पड़ेगा केस टू केस में. और इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, पेपर में कैसे कंक्लूड करेंगे, सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग में कवर्ड होंगी बच्चों. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास हमने क्या पढ़ा कि जो प्रपोजल है उसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ लिए, प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे करना है वो पढ़ लिया, और प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कब होगा वो पढ़ लिया, और प्रपोजल जो है वो आपका रिवोक कब होगा वो पढ़ लिया. डन हो गया बच्चों? ये दोनों आगे जाके पढ़ेंगे. रिवोकेशन ऑफन आज पढ़िए, कल को जाके लैप्स एंड ऑफन पढ़ेंगे. डन हो गया? अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों. थैंक यू सो मच.